गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधित गुट निरपेक्षता का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम आज देखेंगे, आज की कक्षा में डिस्कशन करेंगे कि जो गुट निरपेक्षता आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई उसको प्रोत्साहित करने वाले ऐसे कौन से कारक थे जिससे तीसरी दुनिया के देशों को गुट निरपेक्षता की ओर बढ़ना, उसकी ओर अग्रसर होना स्वाभाविक तौर पर वो तैयार हो गए। तो देखेंगे हम कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गुट निरपेक्षता के उदय के लिए ऐसे कौन कौन से प्रभावी कारक हैं जो गुट निरपेक्षता पर या गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की ओर सबसे ज़्यादा प्रबल अपना कारक की भूमिका निभा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध। देखिए, इसके बारे में काफ़ी अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी पुनरावलोकन के तौर पर देखते हैं हम कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद प्रकट हुए। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियों के मध्य अपने वैचारिक गंभीर मतभेद प्रकट हुए और दोनों ही पक्षों में जबरदस्त तनाव, वैमनस्य, द्वेष और मतभेद की इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु वाक तथा आरोपों की वर्षा करने लगे। ये कहना उचित होगा कि बारूद के गोले व गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष के न होते हुए भी कागज के गोलों और अखबारों से लड़ा जाने वाला परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का तुमुल संग्राम छिड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। हम देखते हैं कि दोनों ही महाशक्तियों के मध्य विभिन्न प्रकार के वैचारिक हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, एक और भी कई प्रकार के ऐसे तत्कालीन समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिस स्थिति उत्पन्न हुई, फलस्वरूप दोनों में शीत युद्ध शुरू हुआ। और ये शीत युद्ध इतना ज़बरदस्त था, जो प्राय गर्म युद्ध होता है, शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उससे भी ज़बरदस्त शीत युद्ध था, जिसमें हमेशा युद्ध का भय बना रहता था, कब किस समय क्या परिस्थिति हो जाए। इसलिए जब ये शीत युद्ध चल रहा था तो नवोदित जो भी राष्ट्र थे तीसरी दुनिया के, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये चाहते थे कि हम किसी भी इन दोनों महाशक्तियों या दोनों गुटों के संपर्क में नहीं आए, क्योंकि हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, हम किसी भी स्थिति पर इस स्वतंत्रता को खोना नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने दोनों गुटों से पृथक रहकर अपना स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए दोनों गुटों से निश्चित दूरी बनाकर चलने का तय किया। इसलिए कह सकते हैं कि शीत युद्ध के इस वातावरण ने नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन न करके पृथक रहने का निर्णय किया। शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति ही आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है? गुट निरपेक्षता की नीति। इसलिए गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है शीत युद्ध। अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। किस प्रकार की व्यवस्था थी समझिए। जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने का दूसरा प्रमुख कारण एक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी उनकी। वह यह कि केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र न हो, बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व और प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत भी हो। वो चाहते थे केवल सैद्धांतिक दृष्टि से नहीं, केवल कागजी तौर पे नहीं, हम पूरी तरह से इन दो जो भी तत्कालीन उपनिवेशवादी और ये जो भी महाशक्तियाँ हैं, इनसे पूरी तरह से और उनकी शक्तियों की जो भी प्रभुत्व है उससे बिल्कुल मुक्त रहकर अपना स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र या संप्रभुता सब कुछ अपने में समाहित हो, इस प्रकार से उन्होंने ये तय कर दिया था। उन्होंने महसूस किया कि वे गुट निरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करके और जब भी किसी विशिष्ट प्रश्न या स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना पड़े या कार्रवाई करनी पड़ जाए, वहीं वे नीति और कार्रवाई की स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप से और दृढ़तापूर्वक स्थापित करके ही अपनी स्वतंत्रता सबसे अच्छी तरह से प्रमाणित कर सकते हैं। उन्हें लगा कि इस दृष्टिकोण और भूमिका के कारण उन्हें व्यक्ति को सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से व्याप्त
राष्ट्र समाज में छोटे देशों को दूसरे विश्व युद्ध से पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए भावनात्मक रूप से ये इस प्रकार से जुड़े हुए थे कि हम बिल्कुल इन महाशक्तियों से दूर रहकर अपना देश का जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, जो भी आर्थिक है, हर किसी प्रकार की जो भी है अपनी जरूरतों के हिसाब से इन महाशक्तियों से दूरी बनाकर चले। तीसरा था सैनिक गुटों से पृथक रहना। देखिए 1945 के बाद से विश्व 2 गुटों में विभाजित हो चुका था और 45 से 50 की इस कालावधि में आप देखेंगे एशिया और अफ्रीका के खूब सारे राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं और ये सभी शोषित और पीड़ित और गरीब थे। संभलने के लिए वो समय के इंतजार में थे कि थोड़ा समय मिल जाए तो हम हमारी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी चुनौतियाँ हैं, उनको पार करके हम आगे बढ़ सकें। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी भी गुट में न मिले, क्योंकि किसी भी गुट की राजनीति में मिल जाने पर ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे कि उन्हें समस्याएं सुलझाने का पूर्ण तो अवसर मिलेगा और इसलिए सदैव दबकर रह जाएंगे। क्योंकि उनको चाहता था कि बड़ी मुश्किल से हमें जो स्वतंत्रता मिली है ये हम किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। अगर किसी भी राष्ट्र के साथ जुड़ गए तो हमें हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथों से निकल जाएगी और जो भी जिस दबाव गुट के साथ हम रह रहे हैं उसी शक्ति के साथ हमको जीना पड़ेगा, उसी के नियंत्रण में, उसके दबाव में हमको चलना पड़ेगा। इसलिए ये अपनी जो भी आंतरिक तौर पे जो भी चुनौतियाँ थी, जो समस्याएं थी, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करके अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की ओर पक्षधर थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी नाटो है, सीटो है, सेंटो है या फिर जो वार्सा पैक्ट है, इनमें इनका कोई रुचि नहीं थी। इन सैनिक गुटों से, सैनिक संधियों से वो बहुत ही दूर रहना चाहते थे। अगला जो है अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की इनकी अभिलाषा थी। किस प्रकार से थी? देखो, नव स्वतंत्र राष्ट्रों को ऐसा लगा कि गुटनिरपेक्षता उनके लिए, विशेषकर दोनों गुटों के वैचारिक संघर्ष के संदर्भ में, अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के साधन थे। मतलब इनको ये यकीन था कि जो गुटनिरपेक्षता है इसको अपनाने से हमारी जो भी एकदम सेपरेट और जो भी स्पेशल हमारी आइडियोलॉजी है या वैचारिक जो स्वरूप है उसको हम अक्षुण्ण बना रखेंगे, उसको कोई तोड़ फाड़ या उसमें किसी प्रकार की विभाजनकारी प्रवृत्ति नहीं होगी। हम जिस प्रकार से जो चाहते हैं उसको बनाए रख सकते हैं। किस साधन से? गुटनिरपेक्षता से। वे अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के पृथक स्वरूप को बनाए रखना चाहते थे और ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के किसी बड़े समूह या किसी न किसी सर्वोच्च शक्ति का बोलबाला हो, उनकी अपनी कोई पहचान ही नहीं रह जाए। उन्होंने अनुभव किया कि वे दूसरे राष्ट्रों के छाया मात्र नहीं बन सकते, वे राष्ट्र कितने उन्नत क्यों न हो। इसलिए इनकी इच्छा थी कि हम किसी भी राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र के गुट में, राष्ट्र के संगठन में, राष्ट्र के दायरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाना अपने अस्तित्व को खोने जैसा है। वहाँ जाएंगे वो सर्वोच्च शक्ति होगी, उसका ही बोलबाला होगा, उसकी पहचान होगी, तो हमारी पहचान मिट जाएगी। तथा हम किसी राष्ट्र के शैडो मात्र, मतलब छाया मात्र नहीं बनना चाहते। इसलिए कोई कितने उन्नत हो, कोई कितने समृद्ध हो, हम तो जैसे हैं उसी प्रकार से हम हमारे आगे बढ़ने का हम प्लानिंग कर देंगे। इसलिए इंडोनेशियाई राष्ट्रपति शुक्र ने एक बार कहा था कि न तो हम छाया राष्ट्र हैं और न ही पाठ्य पुस्तक विचारक हैं। आप समझे कि हमने तो किसी प्रकार के किसी गुट में शामिल या किसी राज्य के इर्द गिर्द सैटेलाइट स्टेट जिसको कहा जाता है, न तो उस प्रकार से है और न ही हमारी जो गुटनिरपेक्षता ये कोई पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने वाली एक विचारधारा। हम बिल्कुल इसको वास्तविकता में यकीन करते हैं और वास्तविक उसके साथ जुड़े हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है, ये उन लोगों की इसलिए आवाज है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। बहुत ही एक वजूद वाला कथन इन्होंने अपना प्रस्तुत किया कि हमारा स्वर, मतलब हम तीसरी दुनिया का गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो शामिल राज्य हैं वो कहते हैं कि हमारा स्वर किसी और स्वर की प्रतिध्वनि नहीं है, हम किसी और के मतलब छाया मात्र नहीं है या फिर उसके चारों तरफ घूमने वाले नहीं हैं या किसी दबाव में रहने वाले नहीं हैं। यह हम सभी तीसरी दुनिया के लोगों की आवाज़ है और हम जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आवाज़ है। समझे आप? ये बताया था हमारे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। इसलिए इन नवोदित राष्ट्रों का विश्वास था कि राष्ट्रों के बड़े समूह में अपने राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त
होने देना, अब भी न हो तो उनके लिए वांछनीय था और न ही व्यवहारिक। हालांकि वे ये सब मानते थे कि सभी राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं और विश्व की वर्तमान व्यवस्था में सुधार होना जरूरी है। उन्होंने पश्चिम देशों के शासन में एक लंबे अरसे से बहुत कुछ सहा था, इसलिए वे अपने समाज को पश्चिम के नमूने पर पुनर्गठित और सुधारने के विरुद्ध थी। अभी जो भी तीसरी दुनिया के देश थे गुलाम रहे हुए, इनको यकीन था कि हमने पूरी तरह से शोषण को भोगा है, हम पूरी तरह से शोषित हैं इस पश्चिम की दुनिया से। इसलिए पश्चिम की दुनिया से हम दूर रहकर हम हमारे जो भी जिस प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जिस प्रकार का है उस परिवेश में हम रहकर आगे बढ़ना और उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। वो चाहते थे कि बहुत से राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों के संदर्भ में वे पश्चिम के साथ हैं, फिर भी हम मूलभूत रूप से अपने देश की तरफ झुके हुए हैं। वे साम्यवादी व्यवस्था के अनुसरण करने की बात भी नहीं सोच सकते थे। यो मार्क्सवादी सिद्धांतों में उन्हें काफ़ी आकर्षण दिखाई देता था, फिर भी ये अनुभव करते थे कि साम्यवादी विचारधारा और व्यवहार पद्धति में अपने दृष्टिकोण जीवन पद्धति से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्यविहीन वर्गविहीन की जो साम्यवाद बात करता है, ऐसा आज के दौर में न तो संभव है और न ही किसी प्रकार से ऐसा हो सकता है। इसलिए इनके पूरा यकीन था कि जिस प्रकार से समाजवादी विचारधारा है उसको लेकर, क्योंकि वो चाहता है कि राज्य की जितनी भी संसाधन हैं उस पर पूरे समाज का हक है, किसी एक व्यक्ति विशेष का न होकर पूरे समाज का उस पर नियंत्रण है। तो इन सब विचारधाराओं को आगे लेकर ये चाहते थे कि हम गुटबैक्स आंदोलन के माध्यम से एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो इनको प्रोत्साहन देने वाला कारक है वो ये था स्वतंत्र विदेश नीति। आप देखेंगे कि सभी 9 स्वतंत्र राष्ट्र, एशिया अफ्रीका के सभी राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से वे अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। वो किसी के और गुलाम नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख भोगा था, बहुत इनका शोषण हुआ था, बहुत इन पर अत्याचार हुए थे। इसलिए ये उस प्रवृत्ति से उब चुके थे कि हम स्वतंत्र होकर भी किसी राष्ट्र के गुलाम बने, किसी राष्ट्र के पाले में जाएं, ऐसा कदापि संभव नहीं होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति के पालन करते हुए इन दोनों गुटों से दूर रहने की प्रतिज्ञा ले ली। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के फलस्वरूप आज से ये किसी बड़ी शक्ति को उग्र मात्र की स्थिति नहीं है और न ही दूसरों के संकेत पर नाचने के लिए बाध्य है। अर्थात जिस प्रकार से ग्रह के चारों ओर चक्र उग्र लगाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हम कोई प्रकार के उग्र राज्य नहीं है जो इन गुटों के, इन शक्तिशाली देशों के इर्द गिर्द घूमें और न ही इनके इशारों पर हम नाचने के लिए बाध्य हैं। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्र विदेश नीति और संप्रभु रहते हुए हम हमारे देश की जो भी व्यवस्था है उसका संचालन हम करेंगे। और अगला जो कारक है वो है आर्थिक कारक। ये भी एक महत्वपूर्ण था ताकि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिले। आप देखिए, गुटनिरपेक्षता एक अन्य आधार जो माना जाता है वो आर्थिक है। प्राय सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हम सभी को पता है, क्योंकि इन सभी देशों पर इन यूरोपीय शक्तियों के द्वारा जबरदस्त तरीके से लंबे काल तक शोषण हुआ। जो भी प्राकृतिक संसाधन थे, कच्चे माल थे, वहाँ से वो प्राप्त करते रहे और इन यूरोपीय शक्तियों का कोई किसी प्रकार का ये मकसद नहीं था कि हम इन देशों का भला करें, कल्याण करें, विकास करें, ऐसा कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि इनका मकसद केवल ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना था। इसलिए आप देखेंगे एशिया के, अफ्रीका के जितने भी देश हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोषण के शिकार हुए। और यही नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार की व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न इन पश्चिमी शक्तियों द्वारा नहीं हुआ। इसलिए ये सब पिछड़े हुए थे आर्थिक दृष्टि से ज़बरदस्त। और दूसरा, इनका जो जीवन स्तर था वो भी बहुत ही निम्न स्तर का था। अतः उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख ध्येय ये था कि हम जितना जल्दी हो सके त्वरित रूप से हमारे देश का आर्थिक विकास करेंगे। अर्थात त्वरित आर्थिक विकास इनके जबरदस्त अपनी देश की आर्थिक योजना में, आर्थिक जो इकोनॉमिक प्लानिंग में पहला उनका मुख्य यही था कि हम हमारे देश का आर्थिक विकास चाहते हैं। परंतु इसके लिए न तो इनके पास कोई पूंजी थी और न ही कोई तकनीक कौशल। अब देखो, स्वतंत्र राष्ट्र परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी थी, चुनौतियों की भरमार थी। चुनौतियाँ इतनी थी कि हर एक प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जबरदस्त उनके सामने चैलेंज आए हुए थे। तो करें क्या? कच्चा माल जरूर है लेकिन पूंजी नहीं, तकनीक नहीं। तकनीक के बिना किस प्रकार से हम इनका उपभोग करेंगे, किस प्रकार से उनका उत्पादन करेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। अतः इन्होंने अपनी विदेश नीति को अर्थनीति में ऐसा मोड़ दिया
कि उन्हें जो कोई चीज़ें कोई शर्तें बगैर बिना कंडीशन के अगर कोई मिल जाए तो ये लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। कहने का तात्पर्य आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में किसी भी प्रकार की जो भी सहायता प्रदान की जाती है तो आप सोचेंगे कि आप देखते हैं आए दिन अखबारों में मीडिया में देखते हैं कि किसी देश ने किसी देश को हज़ारों करोड़ डॉलर का कोई आर्थिक सहयोग दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि वो जो सहयोग दिया है तो वो क्या उस देश के द्वारा जिसको दिया गया है बिना किसी इंटेंशन के दिया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर देश कंडीशन रखता है, शर्तें रखता है और वो चाहता है कि मैं इसको ये जो सहायता दे रहा हूँ बदले में मुझे क्या प्राप्त होगा तथा ये जो प्रदान कर रहा हूँ उसकी क्या क्या कंडीशन होगी, क्या शर्तें होगी। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी देखेंगे तो विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों पर इस प्रकार का जो भी आर्थिक जो सहयोग दिया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की कंडीशन लगा कर दी जाती हैं कि वो उसी प्रकार के घनघोर मायाजाल में फंसा रहता है और जो बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है उसको पूर्ण कर पाने में बहुत बड़ी समस्या से गुजरता है। तो आप देखेंगे कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं इन्होंने अपनी विदेशी अर्थनीति थी उसमें ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीज़ें कोई शर्त बगैर या शर्त रखे बगैर जहाँ से भी मिल जाती हैं मिल जाए, क्योंकि उन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि हम शर्तों के अधीन रहकर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करें, क्योंकि शर्तों के अधीन रहते हुए तय होता है कि जो भी शर्त रखेगा और बदले में जो भी हमारी सहायता करेगा तो हमारे से बहुत कुछ प्राप्त भी करेगा और बहुत कुछ प्राप्त करेगा। इसका मतलब हम उसी के भंवर जाल में फंसे रहेंगे, हम हमारा विकास प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर रह जाएगी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन्होंने देखा कि अगर कोई भी देश चाहे कोई भी गुट हो या राष्ट्र है अगर बिना किसी शर्त रखे हमें कोई सहायता प्रदान करना चाहता तो हम लेंगे, क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। यहाँ भी उन्हें किसी भी गुट में सम्मिलित न होने का मार्ग सबसे अच्छा लगा। उन्हें साफ लगा कि अगर वे किसी भी एक गुट में शामिल हो गए तो उन्हें अधिक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षित स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि हम बेहतर ये रहेगा कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल हो गए चाहे साम्यवादी गुट में हो गए या पूंजीवादी गुट में हो गए और वो जिस गुट में शामिल हो गए तो हमारी स्वतंत्रता तो वहीं खत्म होगी। हम उसके एक सैटेलाइट स्टेट बनकर रह जाएंगे, उसके चारों तरफ घूमने वाले उसके अधीन रहने वाले रह जाएंगे, तो हमारी स्वतंत्रता खत्म। दूसरा, वो चाहे उस प्रकार से हमारा यूज़ कर सकता है, वो उसके सैनिक उसके राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारा किसी भी प्रकार से चाहे उस प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है, तो हम तो वहीं पीछे रह गए। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है हम इसको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने किसी भी गुट से उन्होंने नज़दीक जाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गुट हमें सहायता प्रदान करना चाहता है लेकिन बिना शर्त के तो हम लेने को तैयार है, शर्त लगाई तो हमें मंजूर नहीं है। तथा उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि अगर वे किसी भी गुट में शामिल हो गए और एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की उनकी जो है इच्छा वो भी खत्म हो जाएगी। अब सोचो कि कोई तीसरी दुनिया के देश अमेरिकी गुट में चला गया तो ये संभव है कि सोवियत संघ द्वारा उसको सहायता प्रदान की जाएगी? कभी भी नहीं की जाएगी। या फिर कोई राष्ट्र सोवियत संघ के खेमे में चला गया तो ये संभव है कि कोई भी देश जो पूंजीवादी राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है वो उस देश को सहायता प्रदान करेगा? कदापि नहीं। इसलिए सोचा है कि हम किसी भी गुट में जाकर किसी दूसरे से दुश्मनी मोल क्यों लें। हम इतने ताकतवर नहीं हुए हैं कि हम किसी के साथ आंख दिखाने का प्रयत्न करें या किसी को धमकाने या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारा बोलबाला हो, वर्चस्व हो, पहचान हो। इतनी तो हम कुछ है ही नहीं। हम तो प्राय हमारी पहचान ये है कि हम तीसरी दुनिया के गरीब मात्र राष्ट्र हैं जो हमारी आंतरिक चुनौतियों से लड़ रहे हैं, बाह्य चुनौतियों से लड़ रहे हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हम किसी गुट में जाकर हम बर्बाद होना नहीं चाहते। इसलिए इन्होंने तय किया कि अगर किसी एक गुट में चले गए तो दूसरे गुट से जो प्रकार की सहायता मिलने वाली थी उससे भी वंचित रह जाएंगे। आप देखिए, जब तक वो कोई भी राष्ट्र गुट निरपेक्ष है तो दोनों गुट चाहते हैं कि मेरे नज़दीक रखूँ, मेरी तरफ उसको आकर्षित करूँ। इसलिए वो आकर्षित करने के लिए आपकी वो सहायता करेगा बिना शर्त। एक गुट ये भी करेगा, दूसरा गुट ये भी करेगा। अगले को लगेगा ये गुट ज़्यादा कर रहा है तो वो दूसरे वाले के पहले अपेक्षा ज़्यादा और करेगा। इससे क्या होता है, दोनों गुटों से उसको काफ़ी सहायता मिलती रहती है। आप देखेंगे भारत एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र है, संस्थापक राज्य है। भारत ने भी इस नीति का पालन करते हुए अमेरिका, सोवियत संघ दोनों से सहायता प्राप्त की।
यहाँ तक कि जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस से भी सहायता प्राप्त की। तो भारत ने इसी कार्यों को अपनाते हुए दोनों गुटों से समांतर दूरी बनाए रखते हुए अपनी जो भी आर्थिक सहायता की जरूरत थी वो प्राप्त की। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया के देश भी इस प्रकार से इस नीति को फॉलो करते हुए वो सहायता प्राप्त कर रहे हैं, किसी गुट में गए बगैर। तो ये थे आज हमने समझे कि शीत युद्ध को प्रोत्साहित देने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो माफ कीजिएगा गुटनिरपेक्ष को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसका हमने अध्ययन किया। और इन सभी उपरोक्त कारकों के आधार पर ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सशक्त मजबूत आंदोलन के रूप में आगे उभरा और इन तीसरी दुनिया के देशों की अपनी एक वैश्विक पहचान को कायम किया। और आज भी ये अनवरत रूप से आगे बढ़ता जा रहा है और अपनी प्रगति कर रहा है।